रिसेंटली जोशीमठ काफी न्यूज में आ रहा है यहाँ पे होने वाले लैंड शिफ्टिंग की वजह से, जिसकी वजह से कई घरों बिल्डिंगों के अंदर धोखा प्रोड्यूस हो गया है। कई सारे लोग कई सारे स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं कि हैवी कंस्ट्रक्शन, इस जमीन की जियोग्राफिकल हिस्ट्री, ऐसे कई रीजंस ये शिफ्टिंग के पीछे जिम्मेदार है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा हूँ, वो एक्सपर्टीज मेरी नहीं है, उसके बारे में रिपोर्ट्स आ जाएगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो कही गई है इस समय पर, वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के बारे में जो यहाँ से पास में बन रहा है। यहाँ पे सॉफ्ट अनस्टेबल सॉइल पे एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट बन रहा है और इसके लिए एक टनल बनाई जा रही है, जिसके अंदर तपोवन से लेके श्रीलंका के बीच में जो टनल है, वहां पे जो पानी सीप आउट होके निकल रहा है, उसकी वजह से भी ये जमीन अनस्टेबल हुई है, ऐसा हमें बताया जा रहा है। अब एग्जैक्टली इसकी वजह से हुआ है नहीं हुआ है हम नहीं जानते, लेकिन इसकी वजह से एक वीडियो मैंने बनाने डिसाइड की है जो कि होगी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के कॉन्स के बारे में, क्योंकि इसके प्रोस के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है और कॉन्स के बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो आज हम वही समझेंगे। सबसे पहले जो बेसिक कॉन हमें समझना ज़रूरी है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जो कई बड़े लेवल्स पे हो सकता है। दोस्तों, एक डैम जब बनता है किसी भी वैली के अंदर, तो पानी उसके अंदर जब भरना शुरू होता है तो ऐसे एरिया को भी पानी के नीचे ले जाता है जो पहले पानी के नीचे नहीं हुआ करता था, जिसके वजह से जो ये फ्लडेड एरिया है, यहाँ का नेचुरल हैबिटेट ना सिर्फ डिस्टर्ब होता है लेकिन डिस्ट्रॉय होता है। यहाँ पे अगर कोई एनिमल्स रहते हो, किसी के घर हो, किसी के हंटिंग ग्राउंड्स हो, ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो, वो तबाह हो जाते हैं। साथ साथ क्योंकि पानी जो है नदी के अंदर फ्लोइंग होता है लेकिन डैम के अंदर काइंड ऑफ स्टेगनेंट बन जाता है या रुका हुआ बन जाता है, उसके वजह से कई सारा वेजिटेशन जो इस ज़मीन में होता है, इस तरीके के पानी पे होता है, वो मरने लगता है और नई तरीके का वेजिटेशन डेवलप होता है। और जो स्टिल पानी होती है वहाँ पर जो ये पुराना वेजिटेशन होता है, पुराने जंगल, पुराने पेड़ पौधे, जानवर, ये जब फ्लडेड पानी के अंदर मर जाते हैं तो वो सड़ने लगते हैं और इनमें से ग्रीन हाउस गैसेज आती है जो ऑब्वियसली बड़े स्केल पर होती है। और भारत जैसे ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट के अंदर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के रिजर्वायर होते हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा देखा जाता है, यानी भारत इसके अंदर वन ऑफ द हाईली इंपैक्टेड एरियाज में से एक है। दूसरा जो एक बहुत मेजर एनवायरमेंटल इशू आता है प्लांट्स की वजह से, वो है फिश माइग्रेशन का। दोस्तों, सैमन और कई सारे रिवर बास जैसी मछलियां होती है जो एक जगह पे नहीं रहती, ये साल के अलग अलग टाइम के दौरान अपने ब्रीडिंग सीजन के हिसाब से अलग अलग जगह बीच में माइग्रेट करती है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। बीच में एक बड़ा डैम बनने की वजह से ये मछलियां माइग्रेट नहीं कर पाती और इसकी वजह से बहुत ही बड़े लेवल पर ओवरऑल इकोसिस्टम के अंदर इंपैक्ट आता है, क्योंकि कई जगहों पर फिश अगर हंटिंग करने जाती है तो वहां पे उनका जो प्रे होता है उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। रिवर्स में फिश जिनके लिए हंट्स है उनके लिए फूड की कमी हो जाती है, पॉपुलेशन जो है वो ठीक से रिप्लेनिश नहीं हो पाता और माइग्रेटरी पैटर्न चेंज हो जाते हैं एनिमल्स के। वैसे कई हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में इसकी वजह से फिश लैडर्स एंड फिश एलिवेटर्स ऐसी चीज़ें बनाई गई है माइग्रेटिंग फिशेस के लिए, लेकिन अभी भी ये अनकॉमन है। अगला जो इशू आता है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के साथ में, वो है वाटर क्वालिटी का। वाटर का फ्लो लिमिटेड होता है इस तरीके के प्लांट्स के अंदर, ऑक्सीजन लेवल इसकी वजह से कम हो जाते हैं। मैंने कहा स्टिल पानी होता है, बहते पानी के अंदर जो है जब पानी छलकता है, बबल्स बनते हैं, तो उस जगह पे ऑक्सीजनेशन होता है। आपने जो फिश टैंक के अंदर ऑक्सीजन मशीन देखी होगी, उसमें जो बबल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के बबल्स नहीं होते, वो नॉर्मल एयर बबल्स होते हैं। लेकिन जब वो एयर बबल्स ऊपर जाकर फटते हैं और पानी हिलता है तो उस जगह पे ऑक्सीजन जो है पानी में मिक्स होने लगता है। रिवर्स में नेचुरली होता है, लेकिन डैम बनने की वजह से इसकी संख्या कम हो जाती है और ऑक्सीजन कम होने की वजह से यहाँ पे जो फिशेस जो रह भी लेते हैं वो मरना शुरू होते हैं। और ये जो सारा का सारा एक्वेटिक हार्म होता है, इसकी वजह से एनवायरमेंटल इंपैक्ट ग्रीन हाउस गैसेस के जरिए भी बढ़ सकता है। दूसरा जो इशू आता है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के अंदर, वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल का। जैसे मैंने जानवरों के लिए कहा, वैसे कई 100,000 की संख्या में भी गांव किसी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट की वजह से पानी के नीचे डूब सकते हैं और इन लोगों को मूव किया जाता है। जनरली आइडियली मूवमेंट करना जो है पॉसिबल होता नहीं है, और अगर होता भी है तो जो ब्यूरोक्रेसी है, करप्शन, इन चीज़ों की ठीक से चीज़ें हो नहीं पाती। कई बार होता है कि लोग फर्टाइल जमीन पर जहाँ पे अपनी खेती वगैरह करके खुश थे, अपने एनिमल्स को चारा खिलाकर एनिमल हस्बेंड्री करके खुश थे, वहाँ पर जब उनको शिफ्ट कर दिया जाए तो उसके बाद में कई बार उनकी जो नई ज़मीनें मिलती है, या तो वो बैरन होती है, ख़राब क्वालिटी की होती है, या फिर जिस तरीके की ज़मीन में उनको खेती करने की आदत है उससे अलग होती है, जिसकी वजह से कुछ साल उनके वेस्ट होते हैं। वो टेरियन उनको सूट दे ना दे वो इश्यूज आते हैं। साथ साथ दो कम्युनिटीज़ या जब कम्युनिटी कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट होती है तो सोशल इम्पैक्ट्स भी होते हैं, लोगों को एडजस्ट करने में टाइम लगता है और इसके वजह से कई लोगों की संपत्ति का नुकसान तो होता ही है, लेकिन जो आने वाली रिकरिंग इनकम होती है, जो ईयरली इनकम होती है, उसका नुकसान भी होता है, चाहे गवर्नमेंट वन टाइम कॉम्पनसेट क्यों ना कर दे। दूसरा जो
एक मेजर इशूज़ है हाइड्रोलिक पावर प्लांट्स के लिए, वो है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। दोस्तों आज के डेट में सोलर सबसे सस्ता मेथड बन चुका है, लेकिन हाइड्रोइलेक्ट्रिक को भी हेवीली यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट कई जगह पे बहुत बड़ी स्केल पे किया जाता है, लेकिन इनको बनाने में टाइम और पैसा दोनों बहुत लगता है, और वो उतने हिसाब से एडवांटेजेस होंगे नहीं होंगे वो कहा नहीं जा सकता। जैसे सरदार सरोवर डैम जो है गुजरात का, उसको हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जो थे पहले प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था और उसका इनॉग्रेशन हुआ था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे टाइम कितना लगा और पैसे भी कितने इन्वेस्ट हो गए थे, और ये चीज़ें इकोनॉमिकली हमेशा अच्छा इम्पैक्ट नहीं ले आती। दूसरा जो होता है वो है लिमिटेड रेजर्वॉयर्स। हालांकि माना जाता है कि पानी एक अनलिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन हमेशा ऐसे ज़रूरी नहीं है। डैम बनने के वजह से पानी हर जगह पे भरेगा ये ज़रूरी नहीं है। ऐसे लोकेशंस होते हैं जहाँ पर डैम बनने की वजह से पीछे ऐसी जगह अवेलेबल होगी जहाँ पे तालाब बन पाएगा, या फिर कहीं पे भी डैम बना दे तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि नदी कहीं और से तुरंत रूट होकर पानी जो है आगे फॉरवर्ड करना शुरू कर देगी, पानी का लेवल ऊपर बढ़ ही नहीं पाएगा, तो डैम बनाने की जगह लिमिटेड हो से। दूसरा बाद में है ड्रॉट्स का चांस। दोस्तों डैम बनने की वजह से एक जगह पानी का अबंडेंस होता है, दूसरी जगह में पानी कम हो जाता है, नॉर्मल वाटर लेवल्स रह नहीं पाते, और इसके वजह से होता है कि कई डाउनस्ट्रीम एरियाज़ के अंदर पानी का सफिशिएंट सप्लाई नहीं हो पाता है, और ड्राउट्स की वजह से होते हैं। देश के कई रीजन्स के अंदर भी ये देखा गया है। एक आगे का जो रीज़न है यहाँ पर लास्ट, वो है डैम्स हमेशा सेफ नहीं होते, और डैम्स एक बॉम्ब की तरह होता है। डैम्स बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके चलते हैं। 50, 60, 100 साल बाद में ये डैम्स इतने स्ट्रांग नहीं रह पाते। आपने डैम फूटने वाली घटनाएं सुनी होगी, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट मैनमेड डिजास्टर्स हो सकते हैं जहाँ पर लाखों लोगों की जान जा सकती है। चाइना में बानक्वाई रिजर्वायर डैम के अंदर एक बार ऐसे ही फेलियर हुआ था जिसके अंदर 1,71,000 लोगों की डेथ हुई थी। यानी ऑलमोस्ट एक पूरा का पूरा शहर के अंदर की पॉपुलेशन एक डैम ब्रीच की वजह से चली गई। न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अंदर भी इतना नुकसान होगा नहीं होगा ये हम बोल नहीं सकते। तो ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा थ्रेट है, और इसके लिए इनको बनाने के साथ में ये खतरे भी आते हैं। अब जोशीमठ का जो केस है उसके अंदर डैम की वजह से जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आना है ये दो राय नहीं है। हमें बैलेंस रखना होता है कंस्ट्रक्शन के अंदर और ऐसे एनवायरमेंट इम्पैक्ट्स के बीच में। लेकिन बहुत ज़्यादा जब फोकस होने लगता है सिर्फ इंफ्रा के ऊपर, तब उसके नेगेटिव पॉइंट्स को कंसिडर भी नहीं किया जाता, और यही समझने के लिए वीडियो मैंने बनाई है। हमारे चैनल अनअकैडमी इंद्रधनुष को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, वीडियो को लाइक करना, नोटिफिकेशन अपने ऑन कर देना। मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में।